नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों पर आधारित मानव भूगोल की 3 मूल विचारधाराओं में से एक नवनिश्चयवाद के बारे में। निश्चयवाद तथा संभववाद की अतिवादी विचारधाराओं से उत्पन्न प्रतिवाद या अंतर्विरोध के फलस्वरूप मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों पर आधारित एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, निश्चयवाद की विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना गया है और प्रकृति ही मनुष्य की बुनियादी जरूरतों, उसके समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को निर्धारित करती है, उनको प्रभावित करती है, उनको नियंत्रित करती है। मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य प्रकृति के सामने बेबस, बेसहारा, लाचार और उसकी दया पर निर्भर रहने वाला है। ऐसा निश्चयवाद की विचारधारा का मत है। जबकि इसके उलट संभववाद की विचारधारा में मनुष्य की सक्रियता को अधिक महत्व दिया गया है। मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, कौशल, क्षमताओं के आधार पर अपने प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव लाता है। वह उस पर वर्चस्व स्थापित करता है, वह उसका स्वामी बनता है। इस तरीके से संभववाद की विचारधारा में मनुष्य को अधिक स्वतंत्र और उसकी सक्रियता को अधिक महत्व दिया गया है। इस तरीके से आपने जाना, इन दोनों ही विचारधाराओं में प्रकृति तथा मानव के मध्य संबंधों को लेकर किसी एक पक्ष को प्रबल माना है। जैसे निश्चयवाद में प्रकृति को प्रबल माना है, जबकि संभववाद में मनुष्य की क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया गया है। इस तरह ये दोनों ही विचारधाराएं अतिवादी हैं, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है कि मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों में कोई एक पक्ष प्रबल रहे। इन दोनों पक्षों में संतुलन अपेक्षित है, या दोनों पक्षों में संतुलन तथा सहयोग के सहारे ही मनुष्य अपनी असली उन्नति तथा प्रगति कर सकता है, और यह उसके हित में भी है। इसीलिए निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य उत्पन्न अंतर्विरोध के कारण मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों पर आधारित एक नवीन विचारधारा जन्मी, और वह विचारधारा नवनिश्चयवाद के नाम से जानी जाती है। प्रकृति पर बढ़ते दबाव तथा बिगड़ते संतुलन के कारण उक्त दोनों अतिवादी विचारधाराओं, एक निश्चयवाद, दूसरी संभववाद, के मध्य संतुलन अपेक्षित है, ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी। और यह धारणा भी बनने लगी कि मनुष्य की प्रगति, उसकी उन्नति प्रकृति के सहयोग से होगी, न कि उसकी उपेक्षा करने से, उसकी अवहेलना करने से होगी। इस तरह उक्त दोनों विचारधाराओं के मध्य उत्पन्न अंतर्विरोध के कारण मानव भूगोल में जो नवीन विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है, यह नवनिश्चयवाद की विचारधारा पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा का ही संशोधित रूप है। नवनिश्चयवाद को कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह निश्चयवाद या नियतिवाद का ही संशोधित रूप है, इसलिए इसे नवनिश्चयवाद तथा नवनीतिवाद के नाम से भी जाना
जाता है। यह निश्चयवाद की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। और एक अन्य नाम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, ये सभी नाम नवनिश्चयवाद की विचारधारा के ही पर्याय हैं। अब हम नवनिश्चयवाद की विचारधारा के क्रमिक विकास के बारे में जानेंगे। ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा का जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। बाद में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता ली और अंत में ये कनाडा के नागरिक बन गए। इन्होंने 1920 के दशक में यह विचार प्रस्तुत किया कि ऑस्ट्रेलिया में कृषि अधिवास की सीमा प्राकृतिक पर्यावरण की दशाओं द्वारा निर्धारित की गई है। प्रारंभ में उनके विचारों की बहुत आलोचना हुई, किंतु बाद में स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उनके विचार सत्यता रखते थे। और हम भी इस बात से सहमत होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, धरती के किसी भी भूभाग पर कृषि अधिवासों की सीमाएं आदि प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों द्वारा नियंत्रित होती हैं, प्रभावित होती हैं। इसीलिए टेलर के विचार जो सत्यता रखते थे, उनको बाद में अपना लिया गया। टेलर का यह भी मानना है कि मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, इतना अवश्य है, उसमें कमी या संशोधन किया जा सकता है, किंतु मानव जीवन पर पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की अवहेलना या उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पर टेलर महोदय ने कुछ कठोर प्राकृतिक वातावरणीय दशाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश में, अंटार्कटिका की हिमाच्छादित भूमि पर, सहारा तथा ऑस्ट्रेलिया की निर्जन मरुभूमि में मानव को प्रकृति के नियमों की पालना करनी होगी। यानी ये प्राकृतिक वातावरण की कठोर दशाएं हैं। इन कठोर दशाओं में मनुष्य को प्रकृति के नियमों की पालना करनी होगी, प्रकृति के प्रभाव को झेलना होगा। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक टेलर महोदय ने मानव तथा प्रकृति में से प्रकृति को ही प्रबल माना है, मनुष्य की क्रियाशीलता को नहीं। टेलर ने मानव को प्रकृति पर विजय प्राप्त करके अपनी उन्नति तथा प्रगति करने की बात का समर्थन नहीं किया है, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करके अपनी उन्नति प्रगति करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार टेलर महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए, अपना विकास, अपनी प्रगति, अपनी उन्नति करनी चाहिए। इस तरह नवनिश्चयवाद की विचारधारा परंपरागत निश्चयवाद की विचारधारा का ही सुधरा हुआ रूप है। टेलर महोदय ने आगे ये भी कहा है कि मैं इस बात को भी कभी अस्वीकार नहीं करता
कि मानव एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संसार के सभी क्षेत्रों में मानव अपने सामंजस्य में प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक कदम आगे की ओर बढ़ा दिया है। मानव एक स्वतंत्र कारक नहीं है। यहां पर टेलर महोदय का कहना है, उनका मानना है कि मैं कभी भी इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निश्चित तौर पर मनुष्य इस प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी क्षमताओं के सहारे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसने प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से सामंजस्य स्थापित करके प्रकृति द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गई थी उनको एक कदम आगे की ओर बढ़ा दिया है। इस प्रकार टेलर महोदय मानव को स्वतंत्र कारक नहीं मानते बल्कि प्रकृति का ही अंग मानते हैं। यहां पर टेलर महोदय ने एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों की व्याख्या की है और बताया है कि मनुष्य को किस तरह अपनी प्रगति और उन्नति करनी चाहिए। टेलर महोदय ने बताया है, किसी नगर के चौराहे पर लगी अलग अलग रंगों की यातायात नियंत्रक बत्तियां जिस प्रकार यातायात को नियंत्रित करती हैं, जैसा कि हमने भी हमारे व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया होगा कि किसी नगर के चौराहे पर अलग अलग रंगों की यातायात नियंत्रक बत्तियां लगी होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक लाल रंग की, दूसरी पीले रंग की और तीसरी हरे रंग की बत्तियां होती हैं। लाल रंग की बत्ती रुकने का संकेत देती है, पीले रंग की बत्ती रुककर तैयार रहने का संकेत देती है और हरे रंग की बत्ती आगे बढ़ जाने का संकेत देती है। उसी तरीके से टेलर महोदय का भी मानना है कि मनुष्य को भी प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए, उसकी नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रगति और उन्नति करनी चाहिए, अन्यथा उसे गंभीर जोखिम उठाने पड़ेंगे। जैसे अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं हो सकती, उसी तरीके से यदि मनुष्य ने प्रकृति के नियमों की अवहेलना की, उनकी उपेक्षा की, तो निश्चित तौर पे उसे गंभीर खतरे उठाने पड़ेंगे। इस प्रकार टेलर का कहना है, मनुष्य प्रकृति का सहयोग करते हुए ही, उसके नियमों की पालना करते हुए ही अपनी असली प्रगति और उन्नति कर सकता है। कैनेडियन भूगोलवेत्ता जॉर्ज टैथम ने टेलर के नवनीतिवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। उनका मानना है, प्रकृति मनुष्य के सामने अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है, अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिसमें मनुष्य अपनी छांट के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस प्रकार टैथम महोदय के विचार संभववाद के ज्यादा निकट हैं और अधिक व्यवहारिक हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन की भी विभिन्न रचनाओं का गहराई से अध्ययन करने पर उनके विचारों में वैज्ञानिक नियतिवाद की झलक देखने को मिलती है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मार्टिन ने भी वैज्ञानिक नियतिवाद को अधिक जरूरी बताया, जबकि अन्य ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्लूर ने भी प्रकृति के साथ मानवीय पक्ष को भी महत्व दिया है। इस तरह एल्सवर्थ हंटिंगटन, मार्टिन, फ्लूर आदि विद्वानों ने भी नवनिश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया है या उनके विचार नवनियतिवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने भी, जिनको
विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण करने का श्रेय जाता है, उनका भी मानना है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में प्राकृतिक तत्वों की ही नहीं बल्कि मानवीय तत्वों की भी समानता पाई जाती है। आप समझ सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में उसके धरातल, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्वों की ही समरूपता नहीं पाई जाती, बल्कि उस प्राकृतिक प्रदेश में मानवीय तत्वों में, जैसे मानवीय शारीरिक लक्षण, लोगों के खान पान, वेशभूषा, जनसंख्या के वितरण और घनत्व आदि सांस्कृतिक तत्वों या मानवीय तत्वों की भी समानता देखने को मिलती है। इस तरह हर्बर्टसन महोदय ने प्रकृति तथा मानव के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है, दोनों की संबंधता को बताने की कोशिश की है। कार्ल सावर महोदय ने भी समय के साथ नवनीतिवाद को अपनाया तथा प्रकृति और मानव के संबंधों के कालक्रम अनुसार उनके 4 रूप बताए हैं। एक, वातावरण का मनुष्य पर नियंत्रण, यानी प्राकृतिक वातावरण की दशाओं का मनुष्य और उसके क्रियाकलापों पर नियंत्रण। दूसरा, वातावरण का मनुष्य पर प्रभाव, यानी प्राकृतिक वातावरण की दशाओं, प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का मनुष्य एवं उसके क्रियाकलापों पर पड़ने वाला प्रभाव। तीसरा, मानवीय प्रतिक्रियाएं, यानी प्राकृतिक वातावरण की दशाओं के नियंत्रण और उसके प्रभाव से बचने तथा मनुष्य अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा की गई क्रियाएं मानवीय प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। और चौथा, मनुष्य एवं वातावरण के मध्य समायोजन या मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य सामंजस्य। इस प्रकार कार्ल सावर महोदय ने मानव और प्रकृति के संबंधों के 4 रूप बताए हैं। उनके विचारों में नवनियतिवाद की झलक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक, पर्यावरण और मानवीय संबंधों पर आधारित मानव भूगोल की 3 मूल विचारधाराओं में से नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा सबसे अधिक स्वीकार्य है, वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह विचारधारा ना तो मनुष्य को प्रकृति पर विजय पाकर अपनी प्रगति और उन्नति करने की बात करती है और ना ही प्रकृति द्वारा मनुष्य के क्रियाकलापों पर पूरी तरीके से नियंत्रण को स्वीकार करती है, बल्कि यह विचारधारा मानव और प्रकृति के मध्य सहयोग की भावना पर आधारित है, मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। इसीलिए ये विचारधारा वर्तमान में सबसे अधिक स्वीकार्य और लोकप्रिय है और इसी की जरूरत भी है, क्योंकि प्रकृति तथा मानव दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों के सहयोग से ही, दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों से ही मनुष्य अपनी प्रगति, अपनी उन्नति, अपना विकास कर सकता है। इसलिए यहां इन दोनों तत्वों में से, इन दोनों पक्षों में से किसी एक को प्रबल मानना गैर व्यवहारिक होगा। इसीलिए नवनियतिवाद की विचारधारा इन मानव तथा प्रकृति दोनों को ही महत्व देती है, दोनों के मध्य सहयोग और सामंजस्य की भावना पर बल देती है। इस प्रकार हमने मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों पर आधारित मानव भूगोल की 3 मूल विचारधाराओं में से सबसे अधिक लोकप्रिय, वर्तमान में सबसे अधिक स्वीकार्य नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा के बारे में विस्तार पूर्वक जाना।